हेलो एंड गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के चैनल में एक और बार। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एक नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है 9th और 10th दोनों के लिए होगा, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो। ठीक है, दोनों क्लासेस के लिए ये मतलब वीडियो इनफ रहेगी, लेकिन ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 भी आएगा इस वीडियो का, जिसमें मैं मतलब बताऊंगा कि कई सारे एंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। ठीक है, इसमें मैं बेसिक बताऊंगा कि अगर कोई ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज अगर सिमिलर है यानी कि समरूप हैं तो उनको किस किस तरीके से मतलब कौन कौन से रूल लगेंगे, थेल्स थ्योरम क्या होती है, किस तरीके से वो सॉल्व होंगे। बेसिकली क्या होगा, आपके बुक में 2 एक्सरसाइज होंगी। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है वो आपकी पहली एक्सरसाइज के लिए है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ओके, तो देखो क्या ये आपका रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल आपस में बराबर है। देखो, बराबर और समरूप में क्या फर्क होता है, इन दोनों शब्द के बीच में क्या अंतर है, इसका मतलब आप अभी समझ जाओगे। मुझे बताओ, क्या ये दोनों रेक्टेंगल, ये दोनों रेक्टेंगल है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं, इसका क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया ज़्यादा है और इसका कम है। ठीक है, लेकिन क्या ये आपस में समरूप है? समरूप का मतलब होता है एक जैसी प्रॉपर्टी होना, एक जैसे गुण होना। ठीक है, मैंने बोल दिया ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है, इसका मतलब है ये आपस में समरूप है। अगर वो एक जैसे गुण रखते हैं, एक जैसे उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो आपस में समरूप है। ठीक है, भले ही कोई किसी का साइज छोटा हो और किसी का साइज बड़ा हो, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, समरूप का मतलब यही होता है कि उनके गुण एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी शेप हो, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, सर्कल हो, सिलेंडर हो, कैसा भी शेप हो, अगर दोनों शेप सेम है तो वो आपस में समरूप है, भले ही एक बड़ा हो एक छोटा हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्योंकि हम इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो हम त्रिभुज से समझेंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो हमने अपने 2 ट्रायंगल बना दिए हैं। देखो इसमें क्या क्या होगा। देखो, ये भी हमारा एक ट्रायंगल है, ये भी हमारा एक ट्रायंगल है। मैंने बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप हैं, ये आपस में सिमिलर है। तो देखो क्या होगा, देखो एक है हमारा ट्रायंगल ABC और एक है हमारा ट्रायंगल PQR। ठीक है, सब में पहले मैं आपको बताऊं सिमिलर कैसे बताना है, समरूप कैसे बनाना है। दोनों त्रिभुजों के बीच अगर ये चिन्ह आएगा तो क्वेश्चन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर है यानी कि समरूप है। अब देखो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि अगर ये समरूप है तो इनके एक जैसे गुण होने चाहिए। ठीक है, तो अगर PQR ट्रायंगल PQR के जो जिस जिस डिग्री के एंगल होंगे उसी डिग्री के एंगल आपके ABC में भी होंगे। ठीक है, एक बार करके देखो। मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो एंगल A होगा, एंगल B होगा, एंगल C होगा, वो किसके बराबर होने वाला है? ठीक है, जब तो प्रॉपर्टी सेम होगी। जो आपका एंगल A है, ट्रायंगल ABC में एंगल A है, वो PQR में P के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो आपका एंगल A है वो एंगल P के बराबर होना चाहिए, और जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर होना चाहिए, और जो एंगल C है वो एंगल किसके बराबर होना चाहिए? R के। ठीक है, ये है आपके पहली प्रॉपर्टी। अगर ये फॉलो करता है आपका त्रिभुज तो आपके दिए गए त्रिभुज आपस में समरूप है। अगर फॉलो नहीं कर रहा, मान लो इसका कोई और एंगल है, इसका कोई सा और एंगल है, तो ये आपस में समरूप नहीं होंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे इसने बोला A और P आपस में बराबर है। ठीक है, तो A का मान मान लो 50 हो गया, और तो P का मान भी कितना होगा? 50 होगा। ठीक है, B का मान लो 70 हो गया, तो Q का मान भी कितना होगा? 70। ठीक है, अच्छा आप लोग खुद सॉल्व करो और मुझे बताओ, ट्रायंगल ABC में A का मान 50 है, B का मान 70 है, तो C का मान कितना होगा बताओ? एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एक त्रिभुज में सारे कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, 180 में से 50 यहाँ आ गया, 70 यहाँ आ गया, जोड़ो कितना हुआ? 50 और 70 120। 180 में से 120 घटाया तो 60, जो कि ये 60 है तो ये भी आपका 60 ही होगा, और ये एंगल आपका फॉलो करेगा। ठीक है, A और P दोनों कितने कितने डिग्री के हैं? 50 के। B और Q कितने कितने डिग्री के हैं? 70 के। और C और R कितने कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के हैं।
सर इसके अलावा कोई और भी नियम होता है क्या समरूप का? हाँ देखो, कई बार होगा आपको क्या मतलब क्या बताएगा कि एंगल बराबर होने चाहिए। एक चीज और होती है, वो होती है उनकी रेखाएं। रेखा मतलब वही भुजाएं, जैसे ए बी हो गया, बी सी और ए सी, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। तो सर इनमें कैसे मतलब होगा, क्या इनकी रेखाएं बराबर होगी? नहीं, उसमें क्या हो रहा था, साइज बराबर हो या ना बराबर हो, उनके गुण एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो इनके कोण भले ही सेम हो रहे हो, लेकिन इनकी रेखाएं डिफर कर सकती हैं, मतलब अलग अलग हो सकती हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करना है? देखो इसमें होता कुछ नहीं है, एक ट्रायंगल अगर बहुत बड़ा है और एक छोटा सा है, तो इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क क्या है, अगर वो समरूप है और समरूप मतलब उनकी गुण एक जैसे हैं, तो इनमें मतलब फर्क क्या है? क्योंकि इनका कोण तो एक जैसा है, एक बड़ा और एक छोटा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक की भुजाएं बड़ी है और एक की भुजाएं छोटी है। मान लो ये वाला जो बड़ा जो त्रिभुज है वो इस वाले से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है, ठीक है, 3 गुना बड़ा है। तो अगर इसकी नीचे बेस जो है 1 होगा, अगर इस वाले त्रिभुज का बेस 1 होगा तो इस वाले त्रिभुज का बेस कितना होगा? 3, क्योंकि ये 3 गुना बड़ा है। अगर इस वाले त्रिभुज का राइट वाली साइड 2 होगी तो इस वाले की कितनी होगी बताओ? ये 3 गुना बड़ा है, यानी कि 3 से गुना हो रहा है, तो 2 तिया 6। और कमेंट में बता देना अगर ये वाली साइड हमारी 3 है तो ये वाली साइड क्या होगी, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो। तो कहने का मतलब है एंगल आपके सेम होने चाहिए, एंगल इज सेम बट साइड्स आर इन रेशो, ठीक है। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो कैसे लिखेंगे इसको? देखो मैं बोल रहा हूं, यदि कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके कोण बराबर होंगे और उनकी भुजाएं आपस में अनुक्रमानुपाती होंगी, ठीक है। रेशो कहते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। तो देखो अब इसमें साइड कैसे वो करेंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर होगा पी क्यू के, मतलब रेशो में, ठीक है। ए बी बटे में पी क्यू के, ठीक है, बराबर बी सी इसके बटे में क्या आएगा? इसका जो बेस है यानी कि क्यू आर, ठीक है, बराबर ए सी, ठीक है, बराबर क्या आएगा? पी आर, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ऊपर नीचे लिख देता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। देखो कि इतना ही सिंपल है, आपने ए बी ऊपर लिखा नहीं लिखा, यानी कि आपने इस त्रिभुज की भुजा आपने एक ऊपर लिख दी, तो इसकी बाकी भुजाएं भी आप लोग ऊपर ही लिखोगे। इस त्रिभुज की एक भुजा आपने नीचे लिखी, तो इसकी बाकी भुजाएं भी आप लोग नीचे ही लिखोगे। बस इतना ही सिंपल है, कंफ्यूज होना ही नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग लिख लो, एंगल उनके सेम होने चाहिए और साइड उनकी रेशियो में होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है। फिर मैं इसको रब करता हूँ और हम 2 से 3 एग्जाम्पल करेंगे, ओके। सो राइट गाइस, हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन में क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर है यानी कि समरूप है, यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। अब इसमें से ट्रायंगल एबीसी में हमको 2 कोण दिए गए हैं और तीसरा नहीं दिया गया है, ठीक है। और एक्स वाई जेड में तो हमें बस 2 ही रेखाएं दी गई हैं और हमको इसको सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या क्या निकालना है? इसमें हमको टोटल जितने भी हैं सारे के सारे एंगल निकालने हैं और जितनी भी साइड है वो सारी की सारी साइड निकालनी है, यानी कि टोटल साइड भी आपको निकालनी है, ठीक है। इनको देखो कैसे करनी है। पहले हम लोग एंगल निकाल देते हैं। अब मेरे पास एंगल ए आपके पास 30 है, एंगल बी आपके पास 80 है। मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एक त्रिभुज में टोटल मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, दूसरा हमारे पास 80 डिग्री है, तो तीसरा हमारे पास कितना होगा? तो सिंपल है, सबको जोड़ो और 180 में से घटा दो, ठीक है। तो 30 और 80 कितना हो गया? 110, और 180 में से घटाओगे तो कितना बचा? 70, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया? 70 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे सर? सिंपल है बेटा, ये तो कैसे लिखेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, जिसमें से ए और बी हमारे पास कितना था? 30 था और 80 था, प्लस एंगल सी बराबर 180, ठीक है। तो एंगल सी बराबर क्या हो गया? 180। इन दोनों को जोड़ेंगे 110, 110 उधर जाएगा, प्लस का 110 इधर रहेगा तो माइनस का 110। एंगल सी कितना आ गया? 70 डिग्री, ठीक है। इसको नोट करो आप लोग, ठीक है।
अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया था एंगल ए बराबर किसके होगा, जल्दी बताओ, एंगल एक्स के। ठीक है, अगर एंगल ए 30 है तो एक्स पे कितना होगा, 30 डिग्री। ये लो जी आ गया 30 डिग्री एक्स। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल बी बराबर होगा एंगल वाई के। एंगल बी बराबर होगा एंगल वाई के, जो कि कितना आएगा 80 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी बराबर होगा किसके, एंगल जेड के, जो कि कितना है, एंगल सी आपका 70 है तो जेड भी आपका 70 होगा। यहाँ पर हमने निकाल लिए हैं सारे के सारे एंगल। अब हम सारे की सारी साइड निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको एक नियम दिखवाया था, उसी नियम के हिसाब से आपको जब भी दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो उससे आप सारी की सारी भुजाएं निकाल लोगे। हाँ, सॉल्व कैसे करोगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं इसको रब कर रहा हूँ। अगर आपको नोट करने में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ओके, देखो मैंने यहाँ पर आपको एक रूल बताया था, जो कि होगा आपका ए बी बटे में एक्स वाई बराबर बी सी बटे में वाई जेड बराबर ए सी बटे में एक्स। ठीक है, अब जो जो आपके पास मान है वो रख लो। ए बी आपके पास कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। एक्स वाई आपके पास कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। बी सी आपके पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। वाई जेड आपके पास वाई दे रखा है। ए सी आपके पास एक्स दे रखा है और एक्स जेड आपके पास 12 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो मतलब इनको दो भागों में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कैसे, पहले तो इस भाग को अलग कर लो और इस भाग को अलग कर लो। ठीक है, तो 4/8 बराबर 2/y। 2/y कॉमन है, इसके पास भी है इसके पास भी है। ठीक है, 2/y बराबर x/r। ठीक है, अभी हम इसमें से किसको सॉल्व करेंगे। अच्छा ये 2 है, बिल्कुल जेड जैसा लग रहा है, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 2 है। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पर y भी है, यहाँ पर x भी है। ऐसी टर्म कभी भी सॉल्व नहीं होती है जहाँ पर दो टर्म न्यूमेरिकल में दे रखी है, मतलब वेरिएबल में दे रखी है। ठीक है, जहाँ पर एक संख्या वेरिएबल में दे रखी है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड छोटा है, इसको आप क्या करना है, इसको नीचे ही लिखना, कहीं आप मेरी तरफ बगल में लिखो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होते हैं, y की 4 से गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा बराबर 8 की 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। अभी 4 y के साथ गुणा हो रहा है, इधर भेजूंगा तो भाग होगा। y बराबर 16/4, तो y बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, अब y बराबर आपका 4 आ गया। अब ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसको देखो कैसे कर लेते हैं, क्या दे रखा है, 2/y बराबर x/12। 2/y आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया है बराबर x/12। 12 की 2 से गुणा करेंगे तो 24/4 बराबर x। भाग कर दे तो 4 × 4 और 4 × 6 24, तो 6 आ गया आपका x। ठीक है, तो देखो इसमें आपका x आ गया 6 और y आ गया आपका 4। यहाँ पर आपके दोनों रेखाएं भी निकल गई। इसी तरीके से आपके सारे समरूप वाले त्रिभुज सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि थेल्स थ्योरम क्या होती है, उसके बाद आपका ये एक्सरसाइज का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो और ऐसे ही सवाल आपकी बुक में होंगे, उनको करके प्रैक्टिस करना। ठीक है, अच्छा मैं बहुत ही जल्दी एक चीज करने वाला हूँ, उसमें मैं क्या कर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के सभी चैप्टरों के क्वेश्चन दे करूंगा और उसे आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अब हम करने वाले हैं कि थेल्स थ्योरम क्या है। देखो थेल्स थ्योरम एक साइंटिस्ट का नाम थेल्स था, मतलब है लास्ट में थेल्स आता है, आप सबके नाम के एंड में कुमार आता होगा, सेम आता हो, ऐसे उनके नाम के एंड में थेल्स आता था। ठीक है, तो इसका नाम है थेल्स थ्योरम। अब ये थेल्स थ्योरम क्या कहती है, इसमें कोई दो त्रिभुज नहीं होते, इसमें एक ही त्रिभुज होता है। ये आपका त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी और सी। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। मतलब सॉल्व क्या करें सर, अभी देखो क्या हुआ, इसमें किसी भी एक, चाहे आपका बी सी हो, चाहे आपका ए बी हो, चाहे आपका ए सी हो, इसमें से किसी एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाएगी। ठीक है, मान लो हम बी सी के पैरेलल खींचते हैं, हम बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं डी ई।
ठीक है, उसका नाम डी रखेंगे। बीसी के पैरेलल, पैरेलल यानी कि उसकी सीधाई, ठीक है, तो उसका नाम हम क्या रखेंगे, डी और ई। अब इसमें ना इसके 4 हिस्से हो जाते हैं, आपको पता है रेखा के 4 हिस्से हो जाते हैं, मतलब 5 इस हिस्से से वो नहीं गिनेंगे, इनको गिनेंगे। देखो 1 2 3 4। अब इन 4 में से कोई 3 संख्या आपको दी जाती है और चौथी आपसे पूछी जाती है, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि इनके बीच में रिलेशन क्या था। थेल्स थ्योरम ये कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज की एक रेखा के समांतर अगर एक समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो रेखा बाकी 2 भुजाओं को काटती है, ठीक है, और वो इस तरीके से काटती है कि आपकी बची हुई भुजाएं का अनुपात मतलब वो बट्टे में हो जाता है, वो बराबर होता है। सर क्या कहा आपने, कुछ समझ नहीं आया, एक बार लिख के देता हूँ, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारी रेखा है, ठीक है, इसके 2 हिस्से हुए नहीं हुए, देखो ये इसने 2 हिस्से कर दिए, ठीक है, एक है एडी और एक है डीबी। ये डीबी ना बटे में रहता है और वो बराबर होता है, पता है किसके, वो बराबर होता है बाकी रेखाओं के कटे हुए हिस्से के, ठीक है, जो कि ये ऊपर वाला हिस्सा, तो ये ऊपर वाले हिस्से के बराबर होगा। एडी बराबर होगा आपके एई के और नीचे वाला हिस्सा डीबी बराबर होगा आपके बीसी के, ठीक है। बस नाम ही बदलते हैं, बाकी थ्योरम आपकी यही रहती है। इसी थ्योरम का नाम है आपका थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसके ऊपर हम एक सवाल कर लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीजें सॉल्व कैसे होती है, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल करेंगे, ठीक है। चलो मैं थ्योरम तो लिख, ओके। तो देखो थेल्स थ्योरम के ऊपर हमें एक सवाल दिया जाता है, देखो इसमें क्या कहा गया है, एक भुजा को मतलब एक बेस को उसकी एक परपेंडिकुलर भुजा ने काटा है, परपेंडिकुलर पैरेलल, ठीक है, यानी एक आधार के समांतर एक और रेखा आ गई है जिसने बाकी 2 भुजाओं को काटा है और उनके मान दे रखे हैं और एक का मान नहीं दे रखा है, ठीक है। ये 6 है, कहीं आप लोग कुछ और समझो, ठीक है। तो देखो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, थेल्स थ्योरम कहती है जो भुजाएं आपकी कटी हुई हैं, ठीक है, ये भुजाएं तो आपकी कटी है, तो एक हिस्सा बटे में दूसरा हिस्सा बराबर होगा उसके ऊपर वाला हिस्सा बटे में नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। देखो ये ऊपर का हिस्सा एडी, तो इसके सामने भी आप ऊपर का हिस्सा लिखोगे एई, ठीक है, और ये है नीचे का हिस्सा डीबी, तो इसके सामने आप नीचे का हिस्सा लिखोगे ईसी, ठीक है। अब एडी आपके पास दे रखा है 2, डीबी आपके पास है 4, एई आपके पास है x और ईसी आपके पास है 6। इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 को इधर लेंगे तो 2 की 6 से गुना हो जाएगी और 4 से भागोगे, ठीक है, ये आपका x आ जाएगा, ठीक है। सिंपल ये देखो 2 की 6 से गुना करेंगे तो 12 और बटे में 4 तो x, अभी 4 एकम 4 और 4 दिया 12, ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 3 आ गया, तो आपका एई कितना आ गया 3 आ गया। इतना ही सिंपल है। क्या होता है थेल्स थ्योरम में 4 में से कोई 3 भुजा देता है और चौथी पूछता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको थेल्स थ्योरम पता है या नहीं पता है। इस मतलब एक्सरसाइज में से इतना पार्ट ही पूछा जाता है और ये बेसिक आपके लिए इनफ है, ठीक है। ओके, तो देखो ये हमारा मतलब इस चैप्टर का इतना पार्ट खत्म हो गया। अभी इसका मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसमें आपको इसकी पॉइंट 2 एक्सरसाइज समझाई जाएगी, मतलब किसी का ये 7वां चैप्टर हो सकता है, किसी का 8वां, तो अब ये पॉइंट 1 एक्सरसाइज है उसकी, पॉइंट 2 के लिए मैं अगला पार्ट बना दूंगा, ठीक है। उसके लिए देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि वीडियो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है। बाकी अगर मेहनत अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, ओके। थैंक यू सो मच।